माफी तलाफी की काफी पर आई काम नहीं जी आप वो लेती मेरा नाम नहीं pills pop I let the weed smoke sometimes just talking does not make the pain go तू ही आग तू ही उस पे पड़ती बारिश तो भैया बड़े दिन से हो रही थी सड़ी हुई गर्मी, इसीलिए मैं YouTube वगैरह के लिए भी शूट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पे बैठ के करता हूँ भाई वहाँ पे वेदर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। पर आज मौसम हो गया एकदम बढ़िया, मस्त एक टाइम लैप्स शूट करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे कंसिडर करेंगे। पर एक ही बहुत जाने माने हमारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, पर असल में वो एक साइंटिस्ट और हिस्टोरियन और जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, जो कि बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में आते रहते हैं। उनका नाम है अभिजीत चावड़ा सर। अभी कुछ दिन पहले ये अग्निपथ की स्कीम आई थी और बहुत लोग कुछ बोल रहे थे और बहुत लोग कुछ बोल रहे थे। मैंने भी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, अगर चेक करनी है तो देख लेना। तो क्या हो रहा था ना कि जैसे आपके परिवार में भी बहुत लोग होंगे मोदी भक्त या अंध भक्त होंगे, तो आपको मतलब भेजते रहते हैं कि ये देख इसके ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, सरकार को डिफेंड करने के लिए या इनडायरेक्टली ये दिखाने के लिए कि ये सरकार, मोदी सरकार ने निकाली है स्कीम तो ये कितनी अच्छी है। मुझे तरह तरह की चीज़ें भेज रहे थे और मैं सब इग्नोर कर रहा था। फिर मेरा एक कज़न है, वो मुझे मतलब वही पाठ पढ़ा रहा था कि अग्निपथ कैसे सही है और मोदी कैसे सही है, और मैं इग्नोर कर रहा था एज़ यूजुअल। और उसने मेरे को एक लिंक भेज दिया और वो था अभिजीत चावड़ा की वीडियो का, जो उन्होंने अग्निपथ के ऊपर बनाई है। तो पहले तो मैंने वो वीडियो देखी नहीं 3-4 दिन तक, पर 5वें दिन वो वीडियो अपने आप ही मेरे यूट्यूब के जो न्यूज़ फीड होता है, जो रिकमेंडेशंस का सेक्शन होता है, उस पर अपने आप आ गई। मैंने कहा चल देखते हैं कि भाई ऐसा क्या है जो हमें समझ नहीं आया और इन्हें समझ में आ गया। मैंने वो वीडियो देखी और मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया, मतलब मुझे नहीं लगा था कि ऐसा एक आदमी जो कि इतना हिस्ट्री के बारे में जानता है या इतना नॉलेजेबल बंदा है, हर चीज़ का उसे पता है कि हाउ थिंग्स वर्क, वो ऐसा ओपिनियन रख रहा है इसके बारे में। कोई फैक्ट्स नहीं थे उसमें, कोई उसमें स्टडीज़ नहीं थी कि जिसके बेसिस पे वो ऐसा बोल सकें या कुछ भी, मतलब कॉन्क्रीट पॉइंट्स नहीं मिले मेरे को। और मैंने देखी, मैं इतना पहले तो इतनी खुंदा खाई और इतना डिसअपॉइंट हुआ मैं कि मतलब कोई भी आज की डेट में कोई कितना भी बढ़िया इंसान हो, भक्त भक्त होता है। तो आओ ज़रा इनकी वीडियो पे नज़र डालते हैं और इन्होंने जो मेजर 3 या 4 पॉइंट्स उठाए हैं उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं इन अ पोलाइट वे। और अगर आप अभिजीत चावड़ा सर के व्यूअर हो, व्यूअर मैं भी हूँ उनका, और आपको लग रहा है कि आई एम ट्राइंग टू हेट ऑन हिम, तो ऐसा नहीं है। मैं बस काउंटर पॉइंट्स रखने वाला हूँ अपने, वो उन्होंने जो पॉइंट बोला है मैं उसको काउंटर करूँगा। और हो भी सकता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे उस समय, उनको ढंग से पता नहीं था इस बारे में, पर मेरे को लगता नहीं कि उनको ढंग से पता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता सब था, फिर भी उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल के दिया। तो आओ देखते हैं वीडियो। Now it's a 4-year tour of duty. So you're not getting a permanent job. You're getting a 4-year commission. In those 4 years, you will become a proper soldier. You'll be trained. The training is about 6 months. Then you go on a tour of duty. You serve in the armed forces. You get a salary of, I don't know, 30,000-40,000 a month, something like that. Yeah. And then after the end of 4 years, 1/4 of the people who came into your batch will be retained. The rest will be released back into the civilian population. What you will get if you're released is you will get about 12 lakh rupees. That's what the government will give you, lump sum kind of thing, right? It's a 12 lakh rupee corpus, 11 point something, nearly 12 lakh rupees. And since you have served in the armed forces for 4 years, and since there's almost no expenditure, the salary that you acquired will also be saved. So that's roughly give or take 10 lakh rupees. So once you're out, let's say you went in at the age of at the age of 18 and you're out at the age of 22. At the age of 22, you will get a lump sum 22 lakh rupee corpus of money. 22 lakh rupees. At the age of 22, you have 22 lakh rupees in your bank account. How many 22-year-olds know what 22 lakh rupees looks like? I didn't know what 22 lakh rupees looked like at the age of 22. I didn't know what 10 lakh rupees looked like at the age of 22. So you are getting a start in life with 22 lakh rupees. Can you imagine that? Is that a bad thing? तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने उठाया है वो ये है कि जब आप 21 साल के होंगे या 22 साल के होंगे, आपके हाथ में 22 लाख रुपए होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कौन से 22 लाख रुपए मुझे नहीं पता, उसमें क्लियरली लिखा है
11.09 लाख रुपीस, ठीक है, और वो बोल रहे हैं 22 लाख रुपए। तो 22 लाख रुपए वो इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि जो सैलरी अगर हम उसमें इंक्लूड कर दें तो वो 22 लाख रुपए हो जाएगा। अब मुझे कोई ये बताओ कि सैलरी ऐसी थोड़ी पड़ी रहती है, खर्चे होते हैं ना अपने। आप बोल रहे हो कि आपको तो ढंग से पता भी नहीं, आप बोल रहे हो आई डोंट नो व्हाट 30 और 40,000 रुपीज़ I don't know, 30, 40,000 a month, something like that. Yeah. पर मिडिल क्लास आदमी के लिए इतना भी बहुत होता है, उससे घर चलता है उसका, ठीक है। तो खर्चे भी होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि जो सैलरी आ रही है वो भी हमारी जमा हो रही है और 4 साल के बाद हमें 22 लाख रुपए मिल रहे हैं। जी नहीं सर, अगर कोई अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स करता है तो वो अलग बात है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि जब हाथ में 21 या 25 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उसमें वो कैसे सेविंग करेगा, मुझे पता नहीं है। तो अगर कोई अपनी अलग से सेविंग करता है तो मुश्किल से वो 4 साल में 3-4 लाख रुपए कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ में 14-15 लाख होंगे। तो पहला पॉइंट तो आपका मैं यहाँ पे ये काउंटर करता हूँ कि 22 लाख रुपए तो है ही नहीं। अपने फैक्ट्स चेक कर लो सर आप एक बार ढंग से, वो 14 या 15 लाख रुपए हैं। और इसी को लेके इन्होंने बोला है कि मैं जब 22 साल का था, 21 साल का, मुझे नहीं पता था कि 22 लाख रुपए क्या होते हैं। अगेन 22 लाख, फिर मैं बोल रहा हूँ 22 लाख नहीं है, वो 11 लाख हैं, पर फिर भी चलो 22 लाख कहने के लिए बोल देते हैं। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था 22 लाख रुपए क्या होते थे मेरी एज के। तो सर जब आप 21 या 22 साल के थे तब आपका करियर शुरू हो रहा था मे बी, या आप उस टाइम पढ़ रहे थे और आपका करियर फिर ग्रो होना था। ये जो बंदे आएंगे 4 साल के बाद, इनका करियर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसके बाद इनके पास 22 लाख रुपए हैं। 22 नहीं, 11 लाख रुपए, अगेन सॉरी मिस्टेक कर दी। तो करियर ख़त्म होने के बाद आपके पास 11 लाख रुपए हैं। 11 लाख रुपए कितने दिन टिकते हैं? एक साल में 11 लाख रुपए कहाँ गए, खर्चा पानी कहाँ हुआ, पता भी नहीं चलता है। और आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता था कि 11 लाख रुपए या 22 लाख रुपए मेरी एज में क्या होते थे। तो और ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो 4 साल के बाद जो सोल्जर है वो बाहर आएगा और वो बिज़नेस कर लेगा। सर हर कोई बिज़नेस माइंडेड नहीं होता। जो फौजी होता है उसकी एक ही मेंटालिटी होती है, डू और डाई। हाँ 1 या 2% होंगे जिनका भेजा होगा बिज़नेस माइंडेड वाला, वो तो कर लेंगे, पर बाकी 99% का क्या? इतना इजी नहीं है सर। आप बायस्ड हो या पता नहीं मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता। पर ये जो आपने पॉइंट रखा है ना कि मुझे नहीं पता था क्या होते हैं और तुम्हें मिल जाएंगे, सर वो पहली बात तो 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिलेंगे, और वो तब मिलेंगे जब आपका करियर ऑलरेडी 21 या 22 साल की उम्र में ख़त्म हो चुका है। आपका शुरू होने जा रहा था, या मे बी आप तब पढ़ रहे थे, आपका 25-26 आई डोंट नो कब शुरू हुआ। हमारा करियर ख़त्म होके तब हमें मिलेगा 21-22 साल में। अगले के 60-70 साल कैसे गुजरेंगे वो बताओ मुझे। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे मन में यही आई कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, मतलब इज ही आउट ऑफ हिज माइंड, या पता नहीं इतना तगड़ा बायस कोई कैसे हो सकता है, वो भी इस टाइप का बंदा जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना तगड़ा हिस्टोरियन है। तो पहले तो मेरा सिर यहीं चकरा गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि 4 साल में कोई भी इतना अच्छा सोल्जर नहीं बनता। उसे कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं किसी फील्ड में क्लोज टू मास्टरी करने में, ठीक है। चाहे वो राइफल मैन है, चाहे वो स्नाइपर है, चाहे वो ग्रेनेडियर है, चाहे वो एमटी ट्रेड में है, वो किसी भी चीज़ में उसे कम से कम 6 से 7 साल तो लगते ही हैं। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, जो हमारे ऑफिसर्स ने केस करा है सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी ये मेजर पॉइंट है कि 4 साल में कोई ढंग का सोल्जर बन ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल अमेच्योर होगा 4 साल के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर, ठीक है। पर हमारे सर क्या जवाब देते हैं कि इजराइल में तो 3 साल में रिटायर हो जाते हैं सोल्जर, और उनकी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, हम सबको पता है। One of the objections that people are raising is that in 6 months you cannot train a soldier. In 4 years you will not be trained sufficiently. It is going to reduce the army to a kindergarten. 4 years. That's all they're saying. I think everybody on this channel and most people in India have the highest regard for the IDF, Israeli Defense Force. Yes. Do you know that in Israel there is compulsory conscription? It's a 3-year tour of duty. In 3 years, they train their personnel, their soldiers fully. After this 3-year term, they are back into the civilian population. You think the Israeli armed forces are not sufficiently well trained? Is that the impression that you get? No, they are one of the best and most professional armed forces in the world. And their training period, their entire tour period is 3 years. We are doing it for 4 years. You think we can't achieve the same level or better level of proficiency and competence and professionalism in a 4-year term? Tour of duty? What nonsense is this sort of argument? Stupid argument. In Israel, you have 3 years. Similar cases are there in the US, in South Korea. They also have similar things. Also, Russia, Germany, Taiwan, the UK. All of these countries have similar schemes. They all have extremely well-trained armed forces.
So this argument falls flat on its face, and these people who are making the arguments that this is not tested, this is a death knell for armed forces, they seem to have some ulterior motives. पर हमारे सर क्या जवाब देते हैं कि इजराइल में तो 3 साल में रिटायर हो जाते हैं सोल्जर, और उनकी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, हम सबको पता है। होते हैं 3 साल में रिटायर। यस सर, होते हैं, सही बोला आपने, होते हैं, पर हर कोई नहीं होता। ज़रा फैक्ट्स आप देख लो एक बार जाके, या सिंपल गूगल कर लो, या ये तो बच्चे को पता होगा। वहाँ मैंडेटरी 3 साल करना ही करना है। ये नहीं कि जो रेगुलर सोल्जर है, ऑर्डिनरी सोल्जर है, उसका जो सर्व करने का टाइम पीरियड है वो 3 साल है, ऐसा नहीं है। 3 साल हर किसी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि जो उनका देश है इजराइल, जो ज्यूइश लोग हैं उनके साथ क्या हुआ था तो उन्हें पता ही है। और कभी गलती से उनकी वॉर हो गई और उन्हें ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ गई तो वो अपने उसमें से उठा लेंगे, पॉपुलेशन में से, और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ 3 साल में ही हर कोई आ जाता है। वहाँ 3 साल तो मैंडेटरी होता है, उसके बाद नॉर्मल यूनिट्स में भेज दिया जाता है सोल्जर्स को। ऐसा नहीं है कि हर कोई 3 साल में ही सर्विस कर रहा है और रिटायर होके आ जा रहा है। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है कि हर कोई 3 साल में नहीं आता है। 3 साल हर किसी के लिए मैंडेटरी है, उसके बाद रेगुलर यूनिट्स में भेज दिया जाता है सबको, उसके बाद वो असली सोल्जर बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 साल में बन गए। तो दूसरा पॉइंट तो आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। अब जो तीसरा पॉइंट है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि 10 साल के बाद आना और तब मेरे को बोलना है कि यस दिस इज़ एन एक्सीलेंट स्कीम। Today, what is the date today? Today is the 19th of June 2022. Take out your diaries, write it down that Abhijit Chavda said this on 19th of June 2022, that this is an excellent scheme. Then come back in 10 years' time, open the diary, and then ask yourselves, was I right or was I wrong? I was right about the farm laws. The government had to take it back. Fine. This scheme is even better. This is an excellent scheme for the military, for the nation. People will create the sort of narrative that it's a bad thing. Come back in 10 years' time and then see. Do a little bit of growing up. Right now, you may be doubtful because your favorite influencer or news reader or YouTuber or whatever must have told you that this is a bad scheme. Come back in 10 years after you do a bit of growing up, and then and then see. Then ask yourself, was this a good scheme or a bad scheme? Was I right or wrong? I guarantee you, likh ke rakh lo, I am right. It's an excellent scheme for India. So that is what I have to say about this. सबसे पहली बात तो स्कीम लॉन्च होने के 2 दिन में ही उसमें इतने अमेंडमेंट्स हो गए हैं। अगर एक्सीलेंट स्कीम इतनी ज़्यादा थी है तो 2 दिन में ही इतने अमेंडमेंट्स कैसे हो गए इसमें, मुझे ये बताओ, ठीक है। और आप बोल रहे हो 10 साल के बाद आना और फिर मेरे से पूछना कि ये कितनी अच्छी स्कीम है। अच्छा, जिन लोगों का फ्यूचर अभी इस स्कीम की वजह से बर्बाद हो गया उनका क्या? जिन लोगों ने 3-3 साल से भर्तियाँ नहीं देखी, उनके स्टेट में आ नहीं रही है, जिनका रिटर्न था, जो 1-1, 1.5 साल से रुके हुए थे, उनका कैंसिल हो गया, सब चौपट हो गया, उनका क्या? जिसकी बचपन से यही सोचती कि मुझे तो बस आर्मी में जाना है और बाकी मेरे समझ में कुछ नहीं आता, जो पैदाइशी फौजी होता है वो दिमाग से होता है, उसका क्या? वो 4 साल बाद बाहर आ जाएगा, उसका क्या होगा? आप बोल रहे हो 10 साल बाद आना। मैं आपको बोलता हूँ कि 10 साल में इस स्कीम में इतने चेंजेस हो जाएंगे कि ये अग्निपथ स्कीम अग्निपथ रह नहीं जाएगी। और यार एक तो ये अग्निपथ, अग्निवीर या अग्नि या पथ और वीर, इन सब शब्दों से इतनी नफरत हो गई है ना, वो तो वीडियो के लिए बोलना पड़ रहा है। खैर जो भी है, ये तो चलो अलग बात है, पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 10 साल में ये स्कीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के लिए ये बिल्कुल जो है लॉजिकल और प्रैक्टिकल है ही नहीं। यहाँ इनका मोटिव बस कॉस्ट कटिंग है, ठीक है। और कॉस्ट कटिंग वो और भी कितनी जगह कर सकते हैं। आर्मी जो होती है ना, वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, मतलब जब कुछ नहीं हो रहा होता है, सीआरपीएफ, पुलिस वगैरह सब फेल हो जाती है ना, तब आर्मी आती है और आप उसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और ये एक्सपेरिमेंट टिकने नहीं वाला है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो इतनी जगह है, वहाँ कर लो ना। आर्मी क्यों? आर्मी तो जैसा मैंने अभी बोला लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया गलत और इस स्कीम की वजह से कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तब क्या करोगे? तब किसे दोष दोगे? तब भी कांग्रेस को ही दोष दोगे। तो तीसरा पॉइंट तो ये था कि कम आफ्टर 10 years एंड देन टेल मी हाउ अमेजिंग स्कीम इट इज़। तो ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब अभी जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी 10 साल बाद आना और मेरे से पूछ लेना, सर आप तो मस्त एसी में बैठ के वीडियोस बनाते हो, आप तो आराम से 5-6 लाख रुपए कमाते होंगे महीने का, और आपको तो 30-40 हज़ार, आपको तो 30-40 हज़ार में डिफरेंस ही नहीं पता है, जो आप बोलते बोलते भी भूल गए कि आई डोंट नो हाउ मच इट इज़। 30-40,000 a month, something like that. Yeah. तो हमारे लिए 30,000 भी बहुत होता है, 40,000 भी बहुत होता है, ठीक है। हम यहाँ जान दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और बदले में हमें कोई लाख करोड़ रुपए नहीं मिल रहा है। 30-40 हज़ार ही 30-40 हज़ार ही मिलते हैं। 30-40 हज़ार में क्या आता है? पीनट्स।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को बड़े ही इलॉजिकल लगे। और मतलब एक तो इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना कि दिस इज़ एन एक्सीलेंट स्कीम, दिस इज़ एन परफेक्ट स्कीम। I guarantee you, लिख के रख लो, I am right. It's an excellent scheme for India. उससे ही पता चल रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। यहाँ या तो बायसनेस की बू आ रही है या यहाँ मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब जो सरकार ने स्कीम निकाल ली उसको आंख बंद करके बोल दो हाँ बहुत बढ़िया स्कीम है, इवन आफ्टर कि आप इतने नॉलेजेबल हो, इतना रिसर्च करते हो, इतना पढ़ाई लिखाई करते हो, मतलब फिर भी उसके बाद मैनिपुलेशन हो रही है। तो ये तो मेरे को कहीं से कहीं तक लॉजिकल नहीं लगता और कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं लगता है। बस फिर और पता नहीं मुझे अब और क्या बोलना है इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलते हैं।